सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इस मिट्टी का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रोमांचक भी। उसी इतिहास की कुछ पन्नों से हमारी कहानी शुरू होती है। समय है आज से लगभग 500 साल पहले। भारत भूमि पर एक के बाद एक विदेशी कदम पड़ रहे थे। लक्ष्य सिर्फ एक था, भारत पर, इसके वैभव पर आधिपत्य। पूरे संसार को शांति का पाठ पढ़ाने वाली ये भूमि अब निर्दयी आक्रमणों का रंगमंच बन चुकी है। लेकिन ये देश चाहे कितना भी झकझोर दिया गया हो, टूटा कभी नहीं। इस काल में भी एक प्रांत ऐसा था जिसने आक्रमणकारियों के सामने हर बलिदान देना स्वीकारा, किंतु पराधीनता नहीं। वीरता की मिसाल कायम करता ये प्रदेश राजपुताना था। लेकिन ऐसी अभूतपूर्व वीरता के बावजूद आखिर लड़ाई राजपूत टुकड़ियों और विदेशियों की भारी सेनाओं के बीच थी। इस भूमि का दमकता सूरज अस्त होता नजर आ रहा था। तभी काल और नियति के आशीर्वाद से एक अवतार ने जन्म लिया, महाराणा प्रताप। सच तो यह है जयवंता जी, ये हमारा निर्णय मात्र एक घोषणा है दरबार के लोगों के लिए। वो तो पहले से ही कुंवर प्रताप को मेवाड़ का हावी राजा मान चुके हैं। फिर जब सबको तर्क संगत लग रहा है तो फिर आपको अपने पुत्र की क्षमताओं पर संदेह क्यों? नहीं राणा जी, हमें कुंवर जी की क्षमता पर उतना ही विश्वास है जितना रात को सुबह के आने में होता है। तो फिर झिझक किस बात की, बताइए। क्षमा करें राणा जी, मां बन के तो हम आपके इस निर्णय पर तुरंत आनंद मना लेते, पर आपने हमें मेवाड़ की बड़ी महारानी का पद दिया है। हमें आपका प्रमुख सलाहकार मानते हैं हम, इसलिए हमारे विचार हम आपके सामने रख रहे हैं। बताइए, क्या विचार है आपके? माना कुंवर जी ने बिना किसी प्रशिक्षण के मातृभूमि और माता पिता के प्रेम के कारण इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी। पर राणा जी, पर क्या? उन्हें वो सब कुछ सीखना चाहिए जिससे वे मेवाड़ के राज सिंहासन पर अब तक बैठ चुके महान वीरों की पंक्ति में सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर खड़े हो सके। और सर शिक्षा से उठता है राणा जी, जो उन्हें कोई योग्य और गुणी गुरु ही दे सकता है। माना एकलिंग जी ने हमें सोना दिया है, पर उसे तपाने का काम तो गुरु ही करेंगे ना, निखारने का काम तो गुरु ही करेंगे ना। छोटी सी उम्र में मिली प्रशंसा से अहंकार ना आ जाए, ये कार्य तो एक गुरु ही कर सकता है राणा जी। फिर वो गुरु जब आपसे कहे कि आपका प्रताप तैयार है, तब कीजिए घोषणा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। आप सब भाला फेंकने के प्रशिक्षण पे ध्यान देंगे। भाला आप इस प्रकार पकड़ेंगे, दाएं हाथ में, दाएं हाथ को पीछे करते हुए, बाएं हाथ को तैनाते हुए, दायां पैर पीछे। अब शरीर का संतुलन दाएं पैर से बाएं पैर पे डालते हुए आप इस प्रकार भाला फेंकेंगे। अब आप सब अपनी क्षमता अनुसार भाले को दूर फेंकने का प्रयास करेंगे। जी गुरुवर।
अब आप अपने चरण गिनते हुए भाला लेने जाएंगे। उससे ये बोध होगा कि आपने कितने पग भाला फेंका था। ध्यान रहे, भाला फेंकते समय जितना आप चित्त की एकाग्रता से और प्रबल इच्छा शक्ति से भाला फेंकेंगे, उतना ही श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। चित्त की एकाग्रता, प्रबल मनोशक्ति शारीरिक सामर्थ्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रभावशाली प्रयास। खम्मा घनी बाबूजीराज, मेवाड़ नाथ जी ने स्वयं याद किया है आपको। कह तो दिया नहीं मिलना है हमें उनसे, जाकर बोल दीजिए उन्हें। जी बाबूजीराज। राणा जी क्षमा कर दीजिए। कौन शक्ति, आपने दुस्साहस कैसे किया हमारी आज्ञा न मानने का? एक बार आपको दाजीराज का सम्मान नहीं मिला तो इतना बुरा लग गया आपको? सोचिए, हमें कैसा लगा है जीवन भर जब हमें एक पुत्र होने का भी सम्मान नहीं मिला। कौन शक्ति? राणा जी क्षमा कर दीजिए, राणा जी क्षमा कर दीजिए। बोलिए कौन शक्ति, क्या कहना चाहते हैं आप? जाने दीजिए, कुछ देने के लिए इच्छा भी तो होनी चाहिए। कौन शक्ति, जब आपके दाजीराज आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो बताइए ना उनसे अपने मन की बात, बोलिए। हम चाहते हैं कि गुरुकुल में हमारे और दादा भाई के बीच होने वाली प्रतियोगिता में जो भी जीते वही आपको उत्तराधिकारी घोषित करें। यदि हम हार गए तो जीवन भर हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, और यदि हम जीत गए तो आप अपने प्रिय पुत्र को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाने का स्वप्न हमेशा के लिए भुला देंगे। दे सकते हैं आप ये वचन? ठीक है कुंवर शक्ति, तो फिर ये तय रहा, जो भी ये प्रतियोगिता जीतेगा मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा उसे। राणा जी सुनो सुनो सुनो, प्रताप सिंह और शक्ति सिंह के बीच कल सुबह कुश्ती की स्पर्धा होने वाली है। इस स्पर्धा से ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा, तो आप सभी को सूचित किया जाता है। आप इस स्पर्धा को देखने जरूर आइए। सुनो 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 सुनो। अगली प्रतिस्पर्धा है कुश्ती की। यदि आप दोनों पहलवानों में से कोई गिरा तो उसे उठकर लड़ने के लिए 5 तक की गिनती का समय दिया जाएगा। यदि इस बीच आप ना उठ पाए तो आपके विरोधी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। आरंभ किया जाए।
गिनती आरंभ करो। 1 2 3 ये शरीर, शारीरिक क्षमताएं, ऊर्जा, थकान, ये सब महत्वहीन है। आपकी आत्मा में जो योद्धा है वह है महत्वपूर्ण। आपको मेवाड़ के भविष्य को, अपनी मातृभूमि पर छाए निराशा के अंधकार को जगमगाना। 4 चाहे युद्ध हो, चाहे कोई प्रतियोगिता, राजपूत पीछे हटना नहीं जानता, राजपूत हारना नहीं जानता। प्रतियोगिता में शक्ति को हराकर अपने गुरु, अपने दाजीराज और मेवाड़ की प्रजा को प्रसन्न करें। युद्ध क्षेत्र में आपके जो विरुद्ध है उसे आपको हराना है। दूसरा कोई भाव मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि रण में अगर आपने विरोधी को नहीं कुचला तो वो आपको कुचल देगा। बाजीराव प्रताप की जय! बाजीराव प्रताप की जय! बाजीराव प्रताप की जय! इस तरह शक्ति सिंह ने अपने दाजीराज उदय सिंह के सामने जो प्रस्ताव रखा उसमें प्रताप विजय प्राप्त करता है और विजय होने के बाद प्रताप को मेवाड़ का राजा घोषित करते हैं। इस अवसर को सभी लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। प्रताप का राज्याभिषेक होता है। हुआ ये मुगल ध्वज मेरा कलेजा चीर देता है और बहुत जल्दी ही राजपूताना ध्वज मेवाड़ पर लहराएगा। हमारी सेना कमजोर व छोटी है, अतः मेवाड़ पर राजपूताना ध्वज फहराना आसान नहीं होगा। लेकिन नामुमकिन तो नहीं। हमारी सेना छोटी है पर कमजोर नहीं। अब टकराव स्वाभिमान की दहाड़ का विशाल फौजों से होगा।
सूचना मिली है कि प्रताप सिंह सेना को संगठित करने में जी जान से लगे हैं। प्रताप सिंह की बहादुरी के किस्से तो बहुत सुने हैं, पर वे हमारी विशाल सेना के आगे नहीं टिक सकते। मान सिंह, आप महाराणा प्रताप सिंह के पास अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव लेकर जाइए। प्रताप, आप मुगलों की सत्ता स्वीकार कर लें, अन्यथा आपको भारी हानि का सामना करना पड़ेगा। हम युद्ध नहीं चाहते, पर हम विवश हैं। महाराणा प्रताप अधीनता से बेहतर मृत्यु लोक जाना पसंद करेगा। तो एक दिन आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। हम राजपूत हैं, राजपूत। हम संघर्ष व चुनौती से नहीं भागते। हम तुम्हारी तरह कायर नहीं जो मुगलों के हाथों बिक जाए। तो ठीक है, अगली मुलाकात युद्ध भूमि में ही होगी। इतिहास में महानतम युद्धों की समाहित और राजपूत शौर्य गाथा का केंद्र बिंदु यानी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच का हल्दी घाटी का युद्ध, इससे पहले कई युद्ध खेले गए, परंतु हल्दी घाटी का युद्ध अधीनता और स्वाभिमान के बीच का युद्ध था। ये युद्ध मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व लुटाने के लिए था। ये युद्ध मेवाड़ के सैन्य द्वारा केसरिया करने जैसा ही था, क्योंकि मुगलों की विशाल सेना के सामने मेवाड़ की सेना अल्प थी, किंतु राजपूत वंश जान देने के लिए नहीं थे, आन बान और शान के लिए जीने वाले राजा। तो फिर चलो देखते हैं हल्दी घाटी का ये युद्ध। इसी दौरान मान सिंह के हाथी के मुंह में लटकती तलवार से चेतक का पैर घायल हो जाता है। फिर भी चेतक दौड़ता रहा। घायल चेतक पर सवार महाराणा प्रताप विशाल सेना से लड़ते लड़ते पर्वतों की ओर निकल पड़ते हैं। पर लहूलुहान चेतक ने 26 फीट गहरी खाई पार करके अपने स्वामी के जीवन की रक्षा की। मैं प्रण लेता हूँ, जब तक मैं मुगलों पे विजय हासिल नहीं कर लेता तब तक अपना राजसी ठाट बाट छोड़ दूंगा और पत्तों पे ही भोजन करूंगा। शहंशाह हिंद तक पहुंचने के इस तवील सफर में हमारा अनगिनत राजाओं महाराजाओं से सामना पड़ा, पर उनमें से एक भी प्रताप जैसा नहीं था। उसकी खुद एतमादी, अपने उसूलों पे एतबार, उसकी जिद, उसकी हर मुकम्मल हार के बाद एक नए मुकाबले के लिए फिर से
उठ खड़े होने की उसकी जबरदस्त कुव्वत, उसकी इन्हीं खूबियों ने तो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। आज हम बड़ी ईमानदारी और यकीन के साथ इस बात को तस्लीम करना चाहते हैं कि तवारी जब भी हम दोनों का जिक्र आएगा, उसका ओहदा हमसे हमेशा सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा होगा। क्योंकि किसने कितनी बड़ी सल्तनत पे हुकूमत की है, इस बात का असर नहीं पड़ता, बल्कि तवारी इस बात का असर करता है कि किसने कितनों के दिलों पे हुकूमत की, और मरने के बाद वो कितनों के दिलों में जिंदा रह पाया। और इस मामले प्रताप हमसे कहीं ज्यादा आगे रहने वाला है।